गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध और हम कर रहे थे क्लास 9th की साइंस का एक चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत इकाई। और इसके कुछ पार्ट जो हैं वो हम कर चुके हैं, जैसे कि व्हाट इज़ सेल, सेल किसे कहते हैं, ठीक है। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, यानी कि केंद्रक। इसके अलावा सेल की स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, ठीक है। तो हमने साइटोप्लाज्म पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर 1 यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जिनको हिंदी में हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और दूसरे जो हैं वो हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बहुकोशिकीय जीव। Unicellular organisms are those organisms which are made up of a single cell, यानी कि एक कोश के जीव क्या होते हैं। एक कोश के जीव वो जीव होते हैं जिनकी पूरी बॉडी जो होती है, जिनका पूरा शरीर जो होता है वो सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, यानी कि सिंगल सेल से, यानी कि एक ही कोशिका से बना होता है। तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमीबा जो होता है, अमीबा है, ठीक है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये सब यूनिसेलुलर के एग्जांपल हैं, जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है। इसके अलावा दूसरे टाइप के जो हैं वो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बहुकोशिकीय जीव, यानी कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनका शरीर, जिनकी बॉडी जो होती है वो एक से अधिक कोशिकाओं से बनी होती है। अब एक से अधिक कोशिकाएं कितनी भी हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं, लाख हो सकती हैं, काउंटलेस हो सकती हैं, अनगिनत हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे जीव जिनका बॉडी जो होता है वो एक से अधिक सेल से बना होता है, एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसके अंदर आते हैं जितने भी जो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, एंड ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि मानव है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वो सभी क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। ओके, अब हम कर लेते हैं सेल की स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं, यानी कि सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, सेल के कौन कौन से भाग हैं कोशिकाओं के, तो वो हम करेंगे अब 1 बाय 1। तो सबसे पहला आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, या कोशिका झिल्ली भी जिसको कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि होती कहाँ पर है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक है, कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, यानी कि न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जो सेल की आउटर कवरिंग होती है, यानी कि ये बीच वाला पोर्शन जो है ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, ठीक है। ये अंदर केंद्रक हो गया, यानी कि न्यूक्लियस।
अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब ये बनी किससे होती है? तो इसकी जो स्ट्रक्चर की जो इमेज है, जो फ़ोटो है, पिक, वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनी होती है। बेसिकली इसमें लगे होते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर की जो फ़ोटो है वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कि ये फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके क्या क्या फंक्शन हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शन हैं, नंबर 1, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सेल को एक डेफिनेट शेप देती है, यानी कि एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ ना हो तो सेल की शेप किस तरह की होगी? वो इनडेफिनेट हो जाएगी, यानी कि कोई निश्चित आकृति नहीं रहेगी। तो ये क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। नंबर 2, इट सेपरेट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि कोशिका के अंदर, यानी कि सेल के अंदर का जो पार्ट है जितना भी, ठीक है, उसको ये बाहर के एनवायरनमेंट से, यानी कि बाहर के पार्ट से अलग करने का काम करती है। दोनों के बीच में एक ये बैरियर है, दोनों के सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में। इट कंट्रोल्स एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज सॉल्यूट्स। यानी कि जो भी गैसेज हैं, चाहे वो सेल के अंदर की तरफ जा रही हैं, चाहे वो सेल से बाहर की तरफ आ रही हैं, यानी कि कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाली गैसेज, या फिर कोई भी जो सॉल्यूट है, यानी कि कोई भी जो किसी प्रकार का कोई साल्ट है, ठीक है, ये वो भी अगर कोशिका के अंदर जा रहा है या कोशिका से बाहर आ रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होकर गुजरता है। ठीक है, तो इट कंट्रोल एक्सचेंज। इट बाउंड्स द ऑर्गेनलीज इन द सेल। इसके अलावा जितनी भी सेल के अंदर ऑर्गेनलीज होती है, यानी कि सेल के बाकी के जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, बाकी के जितने भी भाग हैं जो हम आगे करेंगे 1 बाय 1, उन सभी को ये अंदर की तरफ बांध के रखने का काम भी करती है। ठीक है, इट बाउंड्स द सेल ऑर्गेनलीज। समटाइम इट फंक्शन एज ए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कई जगह पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, ये इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी परफॉर्म होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी चलती है। फाइनली इट इज़ पार्शली प्रीमेबल मेम्ब्रेन। अब पार्शली प्रीमेबल का मतलब ये होता है कि कोशिका के अंदर या बाहर जाने वाले जो भी सॉल्यूट्स हैं, जो भी साल्ट हैं, ठीक है, उन सभी को ये अलाउ नहीं करती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी साल्ट यहाँ पे आएगा सेल के चारों तरफ, ठीक है, और वो तुरंत अंदर एंटर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कुछ एक मटेरियल्स को ही, कुछ एक सब्सटेंसेस को ही, कुछ एक पदार्थों को ही कोशिका के अंदर जाने देती है और या कोशिका से बाहर आने देती है। ठीक है, तो ये सिलेक्टिवली प्रीमेबल है। सिलेक्टिवली यानी कि सेमी प्रीमेबल है, यानी कि सभी सब्सटेंसेस को अंदर नहीं जाने देती है, ना ही बाहर आने देती है, इसीलिए इसको कहा जाता है पार्शियली प्रीमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब 2 टर्म्स को आपको समझना होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, किस तरह से गैसेज अंदर और बाहर की तरफ एक्सचेंज होता है गैसेज का। ठीक है, कैसे अंदर बाहर हो जाती रहती हैं, कैसे जो सॉल्यूट्स हैं, जो साल्ट है या सब्सटेंस जो हैं, वो कैसे अंदर और बाहर की तरफ जाते रहते हैं। तो इसके लिए आपको 2 टर्म समझनी होगी। सबसे पहला है डिफ्यूज़न, जिसको हिंदी में हम विसरण कहते हैं। इनकी डेफिनेशन आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा। डिफ्यूज़न की डेफिनेशन देखिए, विसरण जिसको कहा जाता है, डिफ्यूज़न इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि जो गैसेज होती हैं, मोस्टली जो गैसें होती हैं, उनका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ चलना, यानी कि गति करना, क्या कहलाता है? विसरण कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब, इसको आप एग्जांपल से समझिए। पहले देखिए, मान लीजिए कि एक कोशिका है, एक सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, केंद्रक है। अब कौन सी गैस जो है वो अंदर की तरफ आएगी और कौन सी बाहर की तरफ जाएगी? ठीक है,
वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, यानी कि सांद्रता पे। अब सांद्रता का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है जहाँ पे जिस चीज़ की मात्रा अधिक हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस ए है और एक बी है, तो ए जो है वो 100% है, बी जो है वो 50% है, ठीक है। तो सांद्रता किसकी अधिक है? सांद्रता ए की अधिक है, ठीक है। यानी कि किसकी मात्रा अधिक है? ए की। समझ में आ गया? और बी की मात्रा क्या है? ए से कम है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये लोअर कंसंट्रेशन में हो गया, ये हायर कंसंट्रेशन में हो गया, ठीक है। अब देखिए, जो ऑक्सीजन है वो मोस्टली कोशिकाओं को कॉन्टीन्यूसली चाहिए होती है, लगातार चाहिए होती है, ताकि उनके अंदर जो चलने वाली रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस है, यानी कि श्वसन की जो क्रिया है, वो लगातार चलती रहे। भोजन के अणु जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण, और उसकी वजह से भोजन टूट जाता है, और टूटने की वजह से एनर्जी मुक्त होती है, ठीक है, जो कि कोशिका अपने अलग अलग तरह के कार्यों में इस्तेमाल करती है। तो ऑक्सीजन जो है वो लगातार यहाँ पर यूज़ होती रहती है कोशिका के अंदर, यानी कि इनसाइड द सेल। अब कोशिका की लगातार क्या होती रहेगी? यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, लो होती रहेगी, ठीक है, यानी कि इसकी सांद्रता जो है वो कम होती रहेगी। लेकिन बाहर की तरफ क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा, यानी कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो हायर रहेगी, ठीक है। तो ये किस तरफ से किस तरफ मूवमेंट होगी? इसकी गति किस तरफ होगी? बाहर से अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर की तरफ क्या है? हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है, और अंदर की तरफ क्या है? लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसके अलावा जब फूड का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि जब भोजन टूटता है और टूटने के बाद एनर्जी रिलीज करता है, तो साथ ही साथ वो CO2 भी बनाता है, ठीक है। तो CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो इनसाइड द सेल, यानी कि कोशिका के अंदर क्या रहती है? ज़्यादा रहती है, और कोशिका से बाहर की तरफ क्या रहेगी? कम रहेगी। तो CO2 किस तरफ मूवमेंट इसकी होगी? अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। इसके लिए किसी भी प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरी जो एक और टर्म है वो आपको समझ लेनी चाहिए, एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस, ठीक है, जिसको हिंदी में पराक्षण कहा जाता है। डेफिनेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ पे क्या है, हमने मोस्टली यहाँ पे सब्सटेंसेस को लिखा है, ठीक है, जो कि ये डिफ्यूज़न जो है वो मोस्टली गैसेस के केस में होती है, लेकिन ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के केस में होती है। तो ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन तो आपको याद आ ही गया होगा, जो अभी हमने किया है, कि जो बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है? वो सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन का फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। तो जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अर्धपरागम्य झिल्ली में से गति करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जो वाटर है वो बाहर की तरफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है, ठीक है, बाहरी वातावरण में ज़्यादा होता है, कोशिका के अंदर कम होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। और अगर अंदर की तरफ कई बार क्या है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, बाहर कम रहती है, तो ये बाहर की तरफ मूवमेंट करता है। कई बार दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक जैसे होते हैं, तो नेट जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़ीरो रहती है, यानी कि जितने पानी के अणु अंदर जाएंगे उतने ही बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस बेस पर क्या किया गया है? 3 प्रकार के सॉल्यूशन को बताया गया है, ठीक है। वो 3 प्रकार के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब देख लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो। तो आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स विद एग्जांपल। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की परिभाषा उदाहरण सहित दें। क्वेश्चन सेकंड, राइट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली के कार्य लिखने हैं। क्वेश्चन थर्ड, डिफाइन डिफ्यूजन, विषरण की परिभाषा लिखनी है। क्वेश्चन 4, डिफाइन ऑस्मोसिस, परासरण की परिभाषा लिखें, ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी संरचना है, उसका जो फ़ोटो है वो मैं वीडियो के लास्ट में दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।